नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग भारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, उसके बाद हम लोग बाकी सवाल देखेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक जरूरी सूचना साझा कर देना चाहता हूं कि दृष्टि आईएएस की मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी है और हम लोग वहां पे एक नया बैच और स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए टाइम यहाँ दिया हुआ है 16 जनवरी से हिंदी माध्यम के लिए एक और बैच स्टार्ट होगा सुबह 11:30 बजे। इसके अलावा लखनऊ सेंटर पे हिंदी माध्यम के लिए 23 दिसंबर सुबह 11:30 बजे से एक बैच स्टार्ट होने वाला है और प्रयागराज में 2 जनवरी 2025 से हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में बैचेस स्टार्ट होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 6 बजे स्टार्ट होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो है 5:30 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी तरीके की कुछ क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9311406440। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। नोएडा सेंटर के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पे कॉल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है तो आप डायरेक्टली सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और अपना सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सियांग घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियांग नदी एक सीमा पार नदी है, यानी कि ट्रांस बाउंड्री नदी है। दूसरा है सियांग नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को भारत का सबसे बड़ा बांध प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ सही है। पहला देख लेते हैं, सीमा पार नदी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मैप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये बाहर से आती है फिर ये भारत के अंदर घुस जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये नदी तिब्बत से आते हैं, अरुणाचल में घुसती है, उसके बाद धीरे धीरे आगे असम की तरफ बढ़ती है। तो वी कैन से कि ये एक ट्रांस बाउंड्री नदी या सीमा पार नदी है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। फिर दूसरा है कि सियांग नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तिब्बत में इसी नदी को आप पाएंगे कि यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसे हम लोग सियांग नदी कहते हैं। फिर इसी को हम आगे बढ़ करके यूं कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का सबसे बड़ा बांध प्रस्तावित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ सही है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लेसन अल्बाट्रॉस एक बड़ा समुद्री पक्षी है, अपनी गतिशील उड़ान क्षमता के लिए जाना जाता है और इसका औसत जीवन काल 68 वर्ष है। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे। अभी ये चर्चा में इसलिए था कि इसने अभी यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो पक्षी दिया गया ये चर्चा में इसलिए था कि इसने 8वीं बार अंडा दिया है। ठीक है, और इसका जो 8वीं बार नहीं 60वीं बार, सॉरी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन वाइल्ड बर्ड लेज हर 60th एग बिकम्स मॉम एट 74, 74 वर्ष की उम्र में मां बनने वाली हैं ये, और ये 60वीं बार इन्होंने अंडा दिया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में थी। किस रीजन में पाई जाती है तो आप देखिए, ये जो रीजन है पैसिफिक वाला, प्रशांत महासागर वाला रीजन, इधर ये पाई जाती है। अगर हम बात करें कि इनका IUCN का स्टेटस क्या है तो आप देखिए, यहाँ पे इनके 4 अलग अलग प्रजातियां हैं। ठीक है, जब हम लेसन अल्बाट्रॉस की बात करें तो वो नियर थ्रेटन्ड है और स्नोई अल्बाट्रॉस की बात करें तो वो वल्नरेबल है। ठीक है, आकर के देख लेते हैं स्टेटमेंट्स वापस। पहला वाला तो सही है। दूसरा है कि स्नोई अल्बाट्रॉस, जिसे वंडरिंग अल्बाट्रॉस नाम से भी जाना जाता है, पंखों के फैलाव के मामले में सबसे बड़ा उड़ने वाला समुद्री पक्षी है और इसे IUCN रेड लिस्ट में कमजोर यानी कि वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, हम कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ग्लेशियल झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लेशियल झीलें क्या होती है, उससे पहले सवाल देख लेते हैं। ग्लेशियल झील आउटबर्स्ट बाढ़ बढ़ते तापमान के कारण तेजी से ग्लेशियल पिघलने के कारण होती है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित ग्लेशियल वापसी के कारण हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियल झीलों में वृद्धि देखी जा रही है। तीसरा है, सिक्किम में स्थित एक ग्लेशियल झील दक्षिण लोहनक झील में लगातार बारिश के परिणाम स्वरूप टूटन हुई है, यानी कि बांध टूट गया है। ठीक है, आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब सबसे पहले देख लेते हैं ग्लेशियल लेक होता क्या है। ठीक है, हिमनद आपने सुना होगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए, ये कुछ हिमनद कुछ इस तरीके से है, पहले ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये इसकी नीचे की जो बेड कह सकते हैं, सतह। ठीक है, अब ये हिमनद था, बर्फ है यहाँ पे। अब आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है आइस जो है वो कम होती जा रही है या मेल्ट होती जा रही है। ठीक है, अब जब आइस मेल्ट होती है
जब यहां से जब बर्फ पिघल के या बर्फ के टुकड़े पिघल के यहाँ नीचे गिरते हैं तो ये यहाँ की मिट्टी को जो है वो थोड़ा लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी बढ़ करके आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहले ग्लेशियर कुछ इस तरीके से था और अब ये पिघल कर कुछ यहां तक आ गया है। ठीक है, तो अब हम इस लाइन को थोड़ा सा कर देते हैं कि पहले ये ग्लेशियर ऐसे था यहां तक, अब पिघल के यहां तक आ गया और ये वाली जो मिट्टी थी ये लूज हो गई और इसकी वजह से यहाँ पे एक गड्ढा बन गया है। ठीक है, गड्ढा बन गया है, ये ग्लेशियर जो है मेल्ट हुआ है, बर्फ पिघल गई है तो यहाँ पे पानी भर गया है। ये जो मिट्टी थी वो पानी के साथ बहकर आगे आई और यहाँ पे जाकर के जमा हो गई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बांध जैसा, प्राकृतिक बांध जैसा कुछ बन गया जिसे हम मोरेन कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक बांध बन चुका है। अब ये पुराना ग्लेशियर हम यहां से हटा दे रहे हैं। अभी आज की कंडीशन में ग्लेशियर है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पानी हो गया है। अब यहां अगर बात मान लीजिए कि पानी बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरीके से हो जाता है कि इस पानी के प्रभाव से या पानी के इस फोर्स से, बल की वजह से ये जो बांध है वो आपका टूट जाता है। अगर ये बांध टूट गया तो ये पानी कहां जाएगा? नीचे वाले एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र है, नीचे पानी बह करके नीचे की तरफ जाएगा और नीचे वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। अब इस बाढ़ को जो कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, मतलब कि इस बांध के टूटने की वजह से जो बाढ़ आ रही है उसे बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो पहले बर्फ थी जो पहले यहां तक थी, ठीक है, वो पिघलने के बाद आज की ये पोजीशन है जिसकी वजह से पानी बढ़ा, यहां पे बांध टूट गया और इसे कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और ये जो लेक है, यहाँ पे जो झील बनी है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल लेक। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि पहले ये ग्लेशियर कुछ इस तरीके से था, बर्फ इतना था यहाँ पे पानी भरा हुआ था, फिर धीरे धीरे ये बर्फ पिघलने लगी, पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, बर्फ कम होने लगी और ये जो बांध है वो धीरे धीरे टूट गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप यहाँ पे कि इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हिमानी झीलें क्या होती है और फिर अगर इनके जो किनारे हैं वो अगर टूट जाते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी इस बात को मैं आपको समझा चुका हूं। इनका मुख्य तौर पे जो खतरा है वो कहाँ है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे एरिया में, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है और यहीं पे ही ये पहाड़ी यू कैन से हिमनद वगैरह पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये खतरा बढ़ रहा है आजकल। चलिए अब आते हैं वापस सवाल पर। ग्लेशियल झील आउटबर्स्ट बाढ़ बढ़ते तापमान के कारण तेजी से ग्लेशियल पिघलने के कारण होती है। तापमान बढ़ा, बर्फ पिघली, पानी का भराव ज्यादा हुआ और ये आउटबर्स्ट बाढ़ आ गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित ग्लेशियल वापसी के कारण हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियल झीलों में वृद्धि देखी जा रही है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है ग्लेशियल वापसी, जिसे इंग्लिश में ग्लेशियल रिट्रीट कहा जाता है। हमने अभी देखा यहाँ पे कि देखिए पहले ये ग्लेशियर यहां तक था, ठीक है, बर्फ पिघलने की वजह से ये ग्लेशियर इधर पीछे आ गया, तो आप कह सकते हैं ये पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है ग्लेशियर वापसी या फिर ग्लेशियर रिट्रीट। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे आप देख लीजिए वापस कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित होकर ग्लेशियल वापसी के कारण हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियल झीलों में वृद्धि देखी जा रही है। जब ग्लेशियर पीछे जाएगा मतलब कि बर्फ कम होती जा रही है, इसकी वजह से झीलें बढ़ती जा रही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि सिक्किम में स्थित एक ग्लेशियल झील दक्षिण लोनक झील में लगातार बारिश के कारण टूटन हुई है, यानी कि बांध टूट गया है। यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हैं, ये जो है सिक्किम में, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये साउथ लोनक लेक है। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे आगे एक बांध था जिसका नाम है चुंगतांग डैम, और वो टूटा था जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि केदारनाथ में बाढ़ आई थी, अभी 2014 में लद्दाख में आई थी, 2013 में केदारनाथ में आई थी, वो सब इन्हीं वजह से आ रही है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेटलैंड्स की बात हो रही है। आर्द्र भूमि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए इकोटोन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यहां आपसे कहा जा रहा है कि ये एक इकोटोन है। ठीक है, किसके बीच में है? आपके स्थल और जो आपके पानी यानी कि ओशन जो होते हैं उनके बीच में। ठीक है, स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम्स जो होते हैं उनके बारे में यहां बात हो रही है। चलिए पहले देख लेते हैं। जैसे ये आपका लैंड एरिया है या फिर स्थल वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे ये आपका ओशन यानी कि आपका जलीय क्षेत्र है या फिर समुद्र और सागर। ठीक है, अब जो ये एरिया है यहाँ पे, ये ओशन का कुछ एरिया यहाँ का, ये जो एरिया है इसको कहा जाता है इकोटोन। अब ये इकोटोन में इसके भी गुण है, इसके भी गुण है, इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा
बायोडायवर्सिटी या फिर यूं कहें कि जैव विविधता यहाँ ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाले लोग भी यहाँ रह सकते हैं, यहाँ वाले जानवर भी यहाँ रह सकते हैं, और यहाँ के फ्लोरा फौना या पेड़ पौधे जानवर वो भी यहाँ रह सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इकोटोन वाले क्षेत्र में आपकी बायोडायवर्सिटी या फिर यूं कहें कि जैव विविधता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका होता है इकोटोन। तो पहले देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा है कि आर्द्र भूमि आमतौर पर पोषक तत्वों से रहित होती है जो झीलों की तुलना में सीमित जलीय जैव विविधता का समर्थन करती है। यहां हमने देखा कि जैव विविधता ज्यादा होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, केवल एक जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए कि वेटलैंड्स के बारे में बात की गई, तो आपको पता होगा जब हम वेटलैंड्स की बात करते हैं तो रामसर साइट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 30,000 और वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, या फिर उनके कंजर्वेशन के लिए काम करना है। उसकी वजह से ये चर्चा में था, तो हमने ये देख लिया है। तो ये रामसर साइट्स होती है, इनके अंदर एक लिस्ट निकाली जाती है जिसे हम लोग रामसर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। भारत में लगभग 85 के आसपास साइट्स हैं जो रामसर साइट्स हैं। अभी रिसेंटली भी कुछ इसमें ऐड किए हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, हमने ये सब पहले कवर किया है, ठीक है। अब आते हैं रामसर साइट्स पे। तो पहली लिस्ट होती है वो रामसर साइट्स की। इसके अंदर आपकी जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड्स होते हैं, उनको जो है लिस्ट बनाई जाती है उनकी, उन्हें हम रामसर साइट्स कहते हैं। और इसी के बाद एक और लिस्ट है जिसका नाम है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड जो है ये वो वेटलैंड्स है जिनको अटेंशन की जरूरत है, जिनको और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपकी बात होगी वेटलैंड्स के बारे में। यहाँ पे इस पिक्चर में लगभग 75 वेटलैंड्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नए ऐड हुए हैं वो आप इनमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुर्गादी किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्गादी किले के बारे में सबसे पहले ज्ञात संदर्भ 16वीं शताब्दी के हैं, जो बीजापुर स्थित आदिल शाही सल्तनत के शासनकाल के दौरान का है। दूसरा है किला उल्लास नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है 1760 में मराठों ने किले का नाम बदलकर दुर्गादी किला रख दिया है, ठीक है। आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अभी हाल ही में दुर्गादी किला चर्चा में था क्योंकि इसके स्टेटस को लेकर के, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज बोल रही है कि ये उनके रिलीजियस फेथ से बिलोंग करता है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे। तो दुर्गादी किले के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला संदर्भ जो है 16वीं शताब्दी के बीजापुर स्थित आदिल शाही सल्तनत काल से मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। किला उल्लास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देख लीजिए, जब हम दुर्गादी किले की बात करें तो ये कल्याण में है। कल्याण मुंबई के पास में एक जगह है कल्याण, ठीक है, आपने कल्याण स्टेशन के बारे में सुना होगा। तो ये वहां पे स्थित है दुर्गादी किला, ठीक है। अब रही बात नदी की, तो यहाँ आप देखिए ये कल्याण वाला एरिया है और ये जो नदी है यहां से जो जा रही है ये आपकी उल्लास नदी है, ठीक है। इसी के किनारे पे ये मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ फैक्ट्स। बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत से बिलोंग करता है। 16वीं शताब्दी के संदर्भ में इनके अगर हम लोग एविडेंस देखें तो वो वहां से मिले हैं। फिर कल्याण में उल्लास नदी के किनारे हैं। कल्याण पर मराठाओं की विजय हुई तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक मंदिर बनाया था, ठीक है, लकड़ी का मंदिर बना हुआ है और दुर्गा माता का मंदिर है, इसलिए इस किले का नाम बदलकर दुर्गादी किला रख दिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां सवाल देखते हैं। आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1971 में अपनाया गया आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो कि संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को की पर्यावरण सम्मेलनों और समझौतों की प्रणाली का हिस्सा है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र से इसका कोई लेना नहीं है। हमने इसके बारे में बात की है, ये रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है भारत में केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, लोकतक झील जो मणिपुर में है और चिल्का झील जो ओडिशा में वर्तमान में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने आपको अभी मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के बारे में बताया था। तो उसमें से ये दोनों तो है, केलादेव और लोकतक तो है, लेकिन चिल्का झील जो है पहले हुआ करती थी, इसको वहां से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, दोनों ही गलत है। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे मैप में इसकी लोकेशंस देख सकते हैं। ये आपका केलादेव है जो कि भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पे आप सांभर लेक भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में रही थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे ये लोकतक लेक है जो मणिपुर में है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये चिल्का लेक उड़ीसा में है जो कि मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड का अब हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में जनजातियों और उनके संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। टोडा तमिलनाडु, भील राजस्थान, अंगामी नागालैंड, संथाल गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जनजातियों के बारे में और किस एरिया में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। भील राजस्थान में, अंगामी नागालैंड में, इसके बारे में हम लोग पिछले एपिसोड में भी चर्चा कर चुके हैं। और संथाल गुजरात, ये गुजरात में नहीं पाए जाते, ये आपके बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके 3 सही है, पहले तीनों। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। इनके बारे में देख लीजिए लोकेशंस। यहाँ पे इस फोटो में आपको, सॉरी,
इस पिक्चर में आपको सारी मेजर ट्राइब्स के बारे में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नागालैंड में यहाँ अंगामी है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ टोडा है, ठीक है। जब हम लोग भील की बात करें तो भील गुजरात में भी है और राजस्थान में, कुछ भील गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भी भील पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें संथाल की, तो देखिए ये बिहार है, संथाल पाए जाते हैं। ये झारखंड है, यहाँ पे भी संथाल पाए जाते हैं। और ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे भी संथाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस एरिया के अंदर आप कह सकते हैं कि यहाँ संथाल मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, केवल 3 जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कृष्णा, नर्मदा, नेत्रवती या फिर गोदावरी? तो आपको पता है कृष्णा, नेत्रवती और गोदावरी ये तो पश्चिमी घाट से या फिर यूं कहें कि पेनिनसुलर भारत की जो हमारा पठार वाला एरिया उस भारत की नदियां हैं। यहां बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में और गुजरात में मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ वेस्टर्न घाट के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दी गई है। इस यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे कि पश्चिमी की ओर से बहने वाली नदियां जो वेस्टर्न घाट से उद्भव होता है जिनका, उसमें है पेरियार, भारतपुजा, नेत्रवती, शरावती, मंडोवी। अगर हम बात करें पूर्व की ओर बहने वाली, ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। ये पूर्व की ओर बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। यहाँ पे 3 प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और इनकी छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं वो भी है, जैसे तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती और कबिनी, ठीक है। तो ये कुछ नदियां हैं जिनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 8वां। तुलसी गौड़ा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुलसी गौड़ा हलक्की आदिवासी समुदाय से थी। हलक्की जनजाति मुख्य रूप से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। आपको सही उत्तर का यहाँ चुनाव करना है। अगर हम लोग बात करें तुलसी गौड़ा की, तो ये महिला एक अगर हम बात करें पर्यावरण के प्रोटेक्शन की, तो उसके लिए काम करते थे। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है और इनके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हलक्की आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती थी और ये कर्नाटक में उत्तर कर्नाटक उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर दी हुई है हलक्की जनजाति की कुछ महिलाओं की। इसके अलावा यहाँ आप देखिए, अगर हम लोग हलक्की की बात करें तो ये कर्नाटक है आपका और इसी के अंदर यहाँ पे ये हलक्की जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ नाम है जो यहाँ दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं आपके लिए। गोवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर तेरेखोल नदी इसे महाराष्ट्र से अलग करती है। राज्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां मंडोवी, जुआरी, तेरेखोल, चपोरा और बेतुल है, ठीक है। आपको सही विकल्प का यहाँ चुनाव करना है। तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के इसको अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।